हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का पहला लेसन, वास्तविक संख्या, ठीक ना। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे पहले लेसन से वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेसन का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक ना, रियल नंबर। तो सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्या होता क्या है। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। इसमें परिमेय संख्या भी आ जाएंगी और अपरिमेय संख्या भी, इसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना। वास्तविक संख्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना। देखिए वास्तविक संख्या कौन कौन सी है। 1 -1 है, ठीक ना। फिर 1 2 4 3/2 √2 और √3, ठीक ना। ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं आ जाती हैं, ठीक ना। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक ना। तो देखिए स्टूडेंट, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे, ठीक ना, 3/2 4/3, ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या होगी। और यहाँ पे देखिए जो Q है, ठीक ना, यहाँ पे जो हर है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जो हर है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4/5, 3/2, 6। 6 भी परिमेय संख्या क्योंकि 6 को 6/1 लिख सकते हैं। -8 √4, इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक ना। दशमलव में ये संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। और जिन संख्याओं पे बार लगा होता है वो भी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, ठीक ना। 22/7, ये सभी क्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक ना। आपको समझ में आ गया। जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक ना, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। इसी संख्या जैसे √2 है, ठीक ना। √2 को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √3 है, पाई है, √7 है, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक ना। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए अब आप लोग कमेंट करिएगा कि √81, यहाँ पे दिया है √81 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। लोग बताइएगा कि √81 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। चलिए अब अगला टॉपिक देखिए। इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका सूत्र क्या होता है। देखिए इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यानी A = BQ + R, इसका फार्मूला होता है। जहाँ जो R है यानी कि शेषफल है वो 0 या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 0 से बड़ा, ठीक ना। और जो B है यानी भाजक है वो R से बड़ा, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए कि भाजक भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है और भागफल, ठीक ना। तो जिससे भाग देते हैं वो भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है भाज्य, और जितनी बार भाग जाता है भागफल, और लास्ट में बचता है शेषफल, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया है कि भाजक, भाज्य और भागफल, शेषफल क्या होता है, ठीक ना। और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसका फार्मूला है A = BQ
प्लस आर होता है, ठीक है ना। देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग देखिए कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ, ठीक ना, मौसा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ यानी कि मौसा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, एक मिनट। देखिए संख्याओं 130 और 280 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन है। संख्याओं कितना, कौन कौन संख्या है, 130 है और 280, इसका क्या ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, ठीक ना। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट कैसे होगा। सबसे पहले जो संख्याएं दी रहती हैं उसको लिखते हैं, ठीक ना। सबसे पहले संख्याएं 130 है, 280 है, ठीक ना। अब देखिए इसमें से बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। इसमें बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 130 है, ठीक ना। छोटी संख्या 130 है और बड़ी संख्या 280 है, ठीक ना। तो 280 में देखिए 280 में क्या करेंगे, 130 से भाग देंगे, ठीक ना। देखिए कितनी बार में जाएगा, दो बार में जाएगा। तो 130 दूनी को होता है 260, ठीक है, 260। अब देखिए शेष कितना बचा, जीरो, दो, ठीक है ना, 20 शेष बचा, ठीक है ना। जब तक कि शेषफल जीरो ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया करते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 130 है, अब इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। 130 को यहाँ लिखेंगे, पुनः इसमें 20 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में। 20 छके 100, 120, ठीक है। 20 छके 120। देखिए कितना शेष फल बचा, जीरो, वन। अभी विशेष इसका कितना बचा, 10, ठीक ना। पुनः ये जो 20 है इसको यहाँ लिखेंगे और 10 से भाग देंगे, ठीक ना। तो कितनी बार में जाएगा, दो बार में, 10 दूनी 20। अब देखिए शेषफल यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक ना। यहाँ पे जो शेषफल है, शेषफल जीरो आया, इसलिए, ठीक ना, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ यानी कि मौसा कितना हो जाएगा, लास्ट लास्ट में देखिए क्या आया है, 10, ठीक ना। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 10, ठीक ना। ये आपका आंसर है, ठीक ना। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। नोट्स कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है 180, 252 और 324 का मौसा, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। संख्याएं हैं 180, 252 और 324, इसका क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो चलिए इसका मौसा ज्ञात करते हैं। सबसे पहले संख्याएं लिखिए, ठीक ना। सबसे पहले जो दी हुई संख्याएं हैं उसको लिखिए, 180, ठीक ना, 252 और है 324। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। 324 सबसे बड़ी संख्या है, उससे छोटी 252 है, सबसे छोटी 180 है, ठीक ना। देखिए स्टूडेंट, अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या 180 है, ठीक ना।
चलिए सॉल्व करते हैं। 180 से हम लोग भाग दे रहे हैं, उससे बड़ी संख्या जो है 252 में, ठीक है। 180 से 252 में भाग दे रहे हैं, तो कितनी कितनी बार में जाएगा? एक बार में। कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। शेषफल कितना बचा? 2 7, ठीक है, 72। अब पुनः ये 180 इसको यहाँ लिखेंगे 180। अब इसमें 72 से फिर भाग देंगे, ठीक है ना। तो 72 दूनी होता है 144। अब देखिए शेषफल कितना बचा? 63, ठीक है। अब देखिए ये 72 है, इसको पुनः यहाँ लिखते हैं, फिर 36 से भाग देंगे, तो 36 दूनी कितना आया? 72। अब यहाँ पे शेषफल कितना बचा? 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए शेषफल कितना आया? 0, ठीक है ना। शेषफल 0 आया। लेकिन देखिए अभी ये संख्या 324 अभी ये बाकी है, ठीक है ना। 324 अभी ये संख्या बाकी है। अब देखिए पुनः 324 में भाग देंगे 180 से, ठीक ना। 324 में भाग देंगे 180 से। अब देखिए कितनी बार में जाएगा? तो देखिए एक बार में जाएगा, ठीक ना। तो 180, इस कितना बच रहा है? 441, ठीक ना। 144। अभी ये 180 है, इसको यहाँ लिखेंगे। अब इसमें 144 से फिर भाग देंगे, ठीक ना। कितनी बार में जाएगा? एक बार में। हो जाएगा 144। इसमें कितना बच रहा है? 6 और ये 3, ठीक है। अब पुनः ये जो 144 है यहाँ लिखेंगे, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है ना, तब तक ये प्रक्रिया करते रहेंगे। 36 चौके होता है 144, ठीक ना। 36 चौके होता है 144। अब शेषफल यहाँ पे कितना आया? 0, ठीक ना। शेषफल देखिए, शेषफल कितना आ गया? 0, ठीक ना। तो देखिए, तो संख्याएं 180, 252 और 324 का लसा, इसलिए इसका HCF यानी कि मौसा हो जाएगा। लास्ट में कितनी बार में गया है? 36, और यहाँ भी 36, ठीक है। इसका मौसा क्या हो जाएगा? 36, ठीक है। इसका मौसा हो जाएगा 36, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नोट्स कर लीजिए इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है, देखिए स्टूडेंट, 135 और 225 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो संख्याएं दी हुई हैं उनको लिखते हैं, ठीक है ना। 135 है और 225 है, तो 135 और इससे बड़ा है 225। अब आपको नियम पता ही है, ठीक ना। जो संख्या बड़ी है 225, इसमें भाग देंगे किससे? 135 से, ठीक ना। छोटी संख्या है 135, ठीक ना। देखिए कितनी बार में जाएगा? देखिए स्टूडेंट, एक मिनट। देखिए एक बार में, ठीक ना। एक बार में जाएगा तो क्या आएगा? 135। देखिए शेष कितना बच रहा है? शेष बच रहा है 09, ठीक ना। और 135 यहाँ आ जाएगा, और पुनः इसमें भाग देंगे 90 से। कितनी बार में जाएगा? एक बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 90। कितना शेष बचा? 5 मिनट, और यहाँ पे
9 4 13 यानी कि 4, ठीक ना। अब पुनः 90 यहाँ पे आएगा और इसमें भाग देंगे 45 से। 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90, ठीक ना। यहाँ पे शेषफल कितना आया? 0। देखिए स्टूडेंट, शेषफल शेषफल कितना आया? 0, ठीक ना। इसलिए HCF बराबर लास्ट में कितनी बार में गया है? 45, ठीक ना। इसका HCF हो जाएगा 45। ये इसका आंसर है, ठीक ना। नोट्स कर लीजिए इसको। चलिए अब देखिए, एग्जाम में HCF और LCM इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा LCM और HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, एक मिनट, देखिए 12, 15 और 21 का लॉसा, ठीक ना। LCM ज्ञात करना है 12, 15 और 21 का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले संख्याएं लिखते हैं, कौन कौन सी संख्या है? 12, 15 और 21, ठीक ना। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। 12 का 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? ऐसे कर लीजिए, 2 से, 2 से 12, ये 2 से जाएगा, 2 3 6, ठीक ना, 3। तो जो 12 का हो जाएगा, हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए 15 का करिए, 3 गुणे 5, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, ठीक है। और क्या बचा लास्ट में? 21 का करिए, 3 सत्ते 21, ठीक है। 21 का आपका हो जाएगा 3 इंटू 7। अब क्या ज्ञात करना है? इसका LCM, ठीक ना। देखिए LCM यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक ना। 2 कितनी बार आया है? 2 बार, और किसी में नहीं आया, ठीक ना। तो एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 2, ये सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद इसमें देखिए 3 और 5, ठीक ना। 3 और 5, तो 3 कितना बार आया है? एक बार, ठीक ना। 5 कितनी बार में आया है? एक बार, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए 7 अधिकतम एक बार, ठीक है। 7 अधिकतम एक बार, तो इसका जो हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, 20 तीन 60, हाँ 7 42 यानी 420, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा 420, ठीक ना। इसका लॉस आ जाएगा 420, ठीक ना। एलसीएम इसका आ जाएगा 420, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 15, 18 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक ना। 15, 18 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है।
देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है 18, 18 का अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 6 3 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, अब है 24, ठीक ना। 24 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ये हो जाएगा 2 गुणे 2, 4 दूनी 8, ठीक है 24, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक ना। हमको क्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम, ठीक ना। तो देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे कितनी बार आया है, 3 बार, ठीक है। तो 2 को लीजिए 3 बार गुणे, अब देखिए 3, 3 कितनी सबसे ज्यादा बार आया है, इसमें देखिए 3 कितनी बार आया है, 2 बार, ठीक है ना। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 को 2 बार गुणे और क्या है 5, ठीक ना। 5 यहाँ पे देखिए कितनी बार आया है, 1 बार, ठीक ना। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 360, ठीक ना। इसका एलसीएम हो जाएगा 360। इसका एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में आया होगा वो उसका एचसीएफ होगा। देखिए एचसीएफ जैसे कि दो बस इस दोनों में है, दो इस दोनों में, इसमें नहीं है, ठीक ना। तो ये नहीं होगा, ठीक ना। 3 देखिए 3 इसमें है और इसमें भी है, ठीक ना। 3 तीनों में है, ठीक ना। इसलिए इसका एचसीएफ एचसीएफ हो जाएगा 3, ठीक ना। एलसीएम में क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेते हैं, और एचसीएफ में जो तीनों में आएगा उसको लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। जैसे दिया रहता है दो संख्याओं का लसअ और मसअ क्रमशः, यहाँ पे देखिए 168 तथा 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। दो संख्याओं का लसअ और मसअ क्रमशः 168 और 6 है, ठीक ना। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक ना। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, एक मिनट, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर होता है लसअ गुणे मसअ, ठीक ना। ये फार्मूला होता है, ठीक ना। देखिए स्टूडेंट इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। एक मिनट, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर होता है लसअ गुणे मसअ, ठीक ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसअ गुणे
मौसम। चलिए देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए पहली संख्या यहाँ पे देखिए एक लॉसो और मौसक कितना दिया है, ठीक है ना। लॉसो और मौसक कितना दिया है यहाँ पे देखिए, लॉसो और मौसक क्रमशः लॉसो दिया है 168, ठीक ना। मौसक कितना दिया है, मौसक दिया है 6, ठीक ना। यदि एक संख्या, तो एक संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए पहली संख्या कितना दिया है 24, पहली संख्या दिया है 24, तो क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। तो फार्मूला यही लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसा, ठीक ना। एक मिनट थोड़ा सा करते हैं। चलिए अब देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसा होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व होगा। अब लिखिए पहली संख्या कितना दिया है 24, गुणे यहाँ पे लिखिए दूसरी संख्या नहीं दिया है, ठीक ना, गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा कितना है 168, गुणे मौसा कितना है 6, ठीक ना। अभी देखिए गुणा में है तो यहाँ पे दूसरी संख्या ऐसे लिख दीजिए, दूसरी संख्या ये हो जाएगा 168 गुणे 6 बटे में ये 24 जो है इधर आ जाएगा, गुणा में तो भाग में, ठीक ना, 24 इधर आ जाएगा। अब देखिए 6 से 24 कट रहा है, ठीक ना, 6 से 24, एक मिनट, 6 से 24 कट रहा है, 6 चौका 24, ठीक है। अब देखिए बराबर हो जाएगा 168/4, ठीक ना, 168/4। तो देखिए एक 4 से कटाइए 168, 4 चौको 16, 4 दूनो की 8, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आ रहा है इसका अ, दूसरी संख्या वो आ रहा है 42, ठीक ना, 42। तो दूसरी संख्या कितना है 42। थोड़ा सा ये चेंज हो गया है। अब देखिए ये है 168 इंटू 6, भाग देना है किससे 24 से, ठीक ना। तो ये इससे कैंसिल, बार में 4 बार में, ठीक ना। तो हो जाएगा 168/4, ठीक ना, यानी कि 42। तो दूसरी संख्या कितना आया 42, ठीक ना। दूसरी संख्या 42 आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। अब देखिए देखिए यहाँ पे दिया है अगला क्वेश्चन, यदि 26 और ये 156 का लॉस ऑफ 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। 26 और 156 का लॉस ऑफ 156 है तो मौसा ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए संख्या है क्या दिया है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, लॉस ऑफ कितना है
156, ठीक ना। संख्याएं देखिए, पहली संख्या कितना है 26, दूसरी संख्या कितना है 156 और मौसा कितना है ज्ञात करना है, ठीक ना। तो फार्मूला वही लगेगा, ठीक ना, फार्मूला वही लगाएंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, ठीक ना। ये आपका फार्मूला है। चलिए, मान रखिए फार्मूले पे पहली संख्या कितना दिया है 26 गुणे दूसरी संख्या दिया है 156 बराबर लौसा कितना दिया है 156, मौसा ज्ञात करना है, ठीक ना। इसमें क्या करना है मौसा ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए कैसे होगा। देखिए 26 गुणे 156, ये 156 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक ना। गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। 156 बराबर ये मौसा, ठीक ना, मौसा, ठीक ना। ये 156 से 156 कैंसिल, ठीक ना। कितना बचा 26, ठीक ना। मौसा कितना बचा 26, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए मौसा बराबर 26। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक ना, एग्जाम में जरूर पूछता है, ठीक ना। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या था, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले मानते हैं, ठीक ना। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। माना, देखिए इसके अपोजिट यानी उल्टा मानते हैं, ठीक ना। इसमें पूछा सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे, इसके उल्टा मानेंगे, ठीक ना। तो रूट 2 एक परिमेय संख्या है, रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। इतना आप मान लीजिए, ठीक ना, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना।
देखिए, अगर रूट टू को परिमेय संख्या मान रहे हैं तो रूट टू इक्वल टू हो जाएगा ए अपान बी, ठीक ना, क्योंकि परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होता है, ठीक ना, ए बटे बी के रूप में होता है। ए बटा बी, ठीक ना। ये देखिए, जहाँ जो ए और बी है, ठीक ना, सौ अभाज्य संख्या है, जहाँ ए और बी सौ अभाज्य संख्याएं हैं, सौ अभाज्य है, ठीक ना, सौ अभाज्य संख्या है, जहाँ ए और बी सौ अभाज्य संख्या है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होगा, ठीक ना, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या इसकी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए 3/2 है, ठीक ना, ये सौ अभाज्य संख्या होगा, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे जैसे दिया 25/5, तो ये सौ अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये एक से भी कटेगा 5 और 25, और 5 से भी कटेगा, 5 × 5 और 5 × 25, ठीक ना, 5 से भी कट रहा है और एक से, लेकिन 3 सिर्फ एक से, ठीक ना। तो आपको पता चल गया कि सहभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करिए और ये ए बटा बी का स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ पे है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, ये 2, ठीक ना, और ये ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए, बी इधर आएगा, हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, या बी स्क्वायर बराबर 2 इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक ना, भाग में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ए स्क्वायर बटे 2 है, ठीक ना, ए स्क्वायर बटे 2 है, इसका मतलब जो ए स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है, ठीक ना, भाग में लिखा है ना, ए स्क्वायर यहाँ पे 2 किस में लिखा है, भाग में, इसका मतलब है ए स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, यहाँ पे लिखेंगे, अतः इसके बाद लिखेंगे इसलिए यहाँ तो ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक ना, तब तब ए भी, ठीक ना, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, ए भी रहेगा, तब भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक ना, तब ए भी 2 से विभाज्य होगा, ए भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक ना। अब देखिए पुनः, अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए ये बराबर, ठीक ना, ये बराबर ये जो ए है, ठीक ना, ये बराबर हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक ना, जैसे कि 2c मान लेते हैं, सी भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना, हम सी लेते हैं, ये बराबर 2c लेने पर, ठीक ना, ये बराबर 2c लेने पर, अब देखिए इसमें ये बराबर 2c लेने पे, ठीक ना, देखिए क्या है, बी स्क्वायर बराबर
ए की जगह पे हम लोग 2c रखते हैं, ठीक ना। तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर यानी कि 4c स्क्वायर बटे 2, ठीक ना। 4c स्क्वायर बटे 2। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर ये 2 से 4 कट जाएगा, ठीक ना। 2 से 4 कट जाएगा, ठीक ना। हो जाएगा 2c स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए ये 2 इधर गुणा में है, ठीक ना। 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि बी स्क्वायर बटा में हो जाएगा 2 बराबर सी स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ जो बी स्क्वायर है ये 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक ना। पुनः यहाँ पे देखिए यहाँ बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ठीक ना। इसलिए बी 2 से विभाज्य होगा, ठीक ना। बी 2 से विभाज्य होगा, ठीक ना। इसलिए बी भी 2 से विभाज्य होगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या माने हैं, जो हम देखिए यहाँ पे माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ ए बटा बी, ठीक ना। जहाँ ए बी एक सअभाज्य संख्या है, जो ए और बी है ये सअभाज्य संख्या है, यानी कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड बस एक है, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो, यहाँ पे देखिए यहाँ बी भी 2 से विभाज्य है और यहाँ पे देखिए ए भी 2 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, ठीक ना। अतः लिखेंगे अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास हो रहा है, अतः विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास हो रहा है, ठीक ना। अतः विरोधाभास के कारण √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। देखिए स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अगला अगला जो भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। अगला जो भी क्वेश्चन है अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।